चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट्स का मतलब होता है एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंगस। वो सेल्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन सेल्स के बारे में बात करते हैं कि वहाँ डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। तो यहाँ भी देखिए आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम चाहिए होता है, लेकिन यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। हर ऑर्गेनेल में आरएनए पॉलीमरेज अलग होगा। जो बेसिक टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं वो 3 होते हैं। इन सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज, वो 3 होते हैं: आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जो दूसरी ऑर्गेनेल्स होंगी उनके अंदर थोड़ी और वैरायटी में आरएनए पॉलीमरेज मिल सकते हैं। अब हम इनके बारे में थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले हम आरएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में बात करते हैं। देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए बनाना, मतलब डीएनए से आरएनए बनाना। लेकिन ये आरएनए कौन सा होगा? जो राइबोसोम बनाने के काम आता है, आरआरएनए, ये बनाना। राइबोसोम के अंदर जो आरएनए होते हैं वो कोई एक तरीके का आरएनए नहीं होता है, वो 3 तरीके के आरएनए होते हैं। एक को हम बोलते हैं 5.8s, एक को हम बोलते हैं 18s और एक को हम बोलते हैं 28s। एस का मतलब यहां पर होता है स्विडबर्ग यूनिट। स्विडबर्ग यूनिट, ये बात आप याद रखिएगा। स्विडबर्ग यूनिट का मतलब होता है कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मतलब कहने वाली बात यह है कि जब भी हम राइबोसोमल आरएनए को, इसके तीनों के 3 आरएनए को सेपरेट करते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में रख के उनको सेपरेट करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो कौन सी यूनिट पहले नीचे को बैठेगी, कौन सी थोड़ी देर बाद बैठेगी, कोई थोड़ी और देर बाद बैठेगी, तो वो जो टाइम उसका अलग अलग होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो वो जो सेडिमेंटेशन का रफ्तार है, वो सेडिमेंटेशन की रफ्तार को स्विडबर्ग यूनिट में नापा जाता है। तो इसीलिए 5.8 एस आर एन ए थोड़ा छोटा होगा, 18s थोड़ा बड़ा होगा, 28s थोड़ा और उससे बड़ा होगा। तो राइबोसोम आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम सिर्फ और सिर्फ राइबोसोमल आरएनए बनाना होता है। वो तीन उसके भी 3 टाइप के राइबोसोमल आरएनए, 5.8s, 18s और 28s। अब बात करते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3 की। आरएनए पॉलीमरेज 2 ही मेन राइबोसोम का मतलब ये एमआरएनए बनाने वाला एंजाइम होता है। ये जो एमआरएनए बनता है वो राइबोस आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है। जैसे जैसे ये डीएनए से, क्योंकि देखिए एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। डीएनए से जब भी एमआरएनए बनेगा तो वो न्यूक्लियस के ही अंदर डिपॉजिट होगा। ये जो नया नवेला आरएनए बन के निकलता है डीएनए से, तो ये कोई एक एमआरएनए नहीं होता है, अलग अलग जीन के अलग अलग एमआरएनए होते हैं। तो एक पूल होता है इनका, उसको उन नए नवेले एमआरएनए इसको बेसिकली एचएनआरएनए बोल दिया जाता है, हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। वो न्यूक्लियस के अंदर जो भी एमआरएनए प्रेजेंट होते हैं उनको एचएनआरएनए का नाम से एचएनआरएनए के नाम से जाना जाता है। मतलब एक पूल है, उस पूल के अंदर बहुत सारी वैरायटी के एमआरएनए प्रेजेंट हैं, लेकिन अभी वो एमआरएनए किसी काम के नहीं है, फंक्शनल नहीं है। उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तब जाके वो फंक्शनल बनेंगे। बस खाली नए नवेले एमआरएनए बन के निकल के आए हैं। तो वो जो कलेक्शन है वो एचएनआरएनए कहलाता है। और ये एमआरएनए जो होते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज 3 का क्या काम होता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए बनाता है, ट्रांसफर आरएनए। ये भी आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में इसका क्या काम होता है। एससी आरएनए बनाने के काम आता है। राइबोसोमल आरएनए की 5s सब यूनिट भी बनाने के काम आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम में 4 राइबोसोमल आरएनए में 3 तो हमारा पॉलीमरेज 1 बना रहा था, 5.8 वाला, 18 वाला और 28 वाला। ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या कर रहा है? 5s सब यूनिट जो होती है आरएनए की, वो बनाने का काम करता है।
तो राइबोसोम में लगने वाला जो आरएनए है वो ये भी बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज 3। इसके अलावा एसएनआरएनए ये भी आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाने का काम कर रहा है। आरएनए पॉलीमरेज 3 वो एंजाइम है जो इतने वैरायटी के आरएनए बनाता है, टीआरएनए, एससीआरएनए, 5S, आरआरएनए एंड एसएनआरएनए। तो ये बात आप याद रख लीजिएगा, ये फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ क्यों क्या ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस फैक्चुअल नॉलेज है, इनको ऐसे ही याद कर लीजिए, एग्जाम में आएगा तो सीधे क्वेश्चन में टिक लगाइएगा। अब देखिए एचएनआरएनए की बात करते हैं। एचएनआरएनए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितने भी एमआरएनए, नए नवेले एमआरएनए, उनको नीसेंट एमआरएनए बोलते हैं। तो नेसेंट एमआरएनए जो नए नवेले एमआरएनए बन के बाहर निकलते हैं वो फंक्शनल तो होते नहीं है, ठीक है। उनको बेसिकली उन एमआरएनए को जो नए न्यूली फॉर्म्ड एमआरएनए होते हैं उनको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो हर जीन की अपनी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगी, हर जीन की। तो बहुत सारी जीन्स की जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन के आती है तो वो एक पूल तैयार करती है आरएनए का, उस पूल को एचएनआरएनए बोल दिया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ये फंक्शनल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए इस आरएनए में दो पार्ट होते हैं, एक कोडिंग रीजन होता है और दूसरा नॉन कोडिंग रीजन होता है, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। आगे पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो एचएनआरएनए जो होता है, जब तक उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होंगे तब तक वो फंक्शनल नहीं बनेगा। अब हम वो मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक एमआरएनए एचएनआरएनए से निकल के बाहर आता है और उसमें मॉडिफिकेशन होते हैं। अब हम उनके बारे में बात करेंगे कि इन मॉडिफिकेशंस की वजह से कैसे एक एचएनआरएनए फंक्शनल एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। तो जो सबसे पहला इसमें मॉडिफिकेशन आता है वो आता है कैपिंग। सबसे पहला मॉडिफिकेशन आता है कैपिंग, ये बात आप याद रखिएगा। देखिए एमआरएनए हमारे पास है, इसका एक 5' एंड होता है, इसका एक 3' एंड होता है। 5' एंड बहुत ही कमजोर होता है। मतलब होता क्या है कि एमआरएनए तो बन के आ गया, मान लीजिए वो एमआरएनए ये है, उसका सीक्वेंस AUCCG और इस तरीके का एक छोटा सा एमआरएनए है। तो उसका जो 5' एंड होता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, वो टूट टूट के गिर सकता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की वजह से। तो डिग्रेड हो सकता है एमआरएनए छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कैप जो होती है, कैप क्या होता है, जो ग्वेनोसिन हमारे पास होता है, जी न्यूक्लियोटाइड, एक स्पेशल तरीके का ये न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें यहां पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसी वजह से इसको हम बोल देते हैं 5' मिथाइल 7G। और ये आके 5' की तरफ, 5' पॉइंट की तरफ, 5' एंड की तरफ यहां पर एमआरएनए में आके जुड़ जाता है। तो मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो मैंने आपको बताया, ये मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो जी है उसमें मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, ये एक स्पेशल तरीके का जी बन जाता है और ये आके शुरू में एमआरएनए से, कोई भी एमआरएनए के शुरू में आके जुड़ जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एमआरएनए को टोपी पहना दी हो। इस टोपी की वजह से, इस कैप की वजह से एमआरएनए की थोड़ी लाइफ बढ़ जाती है और भी ये इसमें थोड़ा फंक्शन और भी मॉडिफाई हो जाते हैं। वो क्या होता है, इसको क्या फायदा मिलता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब ये काम कौन करता है कैप पहनाने का, ठीक है? एक ग्वानिल ट्रांसफरेज नाम का जो एंजाइम होता है वो कैप पहनाने का काम करता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। 5' एंड में इस कैप को पहनाया जाता है, किस आरएनए को, एचएनआरएनए जो होते हैं उनको ये कैप पहनाई जाती है, जो शुरू में नए नवेले आरएनए बन के आते हैं। अब ये फंक्शन क्या है इस कैप का, ठीक है? सबसे पहले तो इसका काम होता है प्रोटेक्शन। दूसरा इसका काम होता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट, मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही है अभी एमआरएनए, अगर उसको प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो उसको बाहर साइटोप्लाज्म में निकल के आना पड़ेगा। एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए था, डीएनए ने आरएनए बनाया, एमआरएनए, ठीक है? एमआरएनए जैसे ही बना वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहा। अब वो न्यूक्लियस से जब तक बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये जो डायरेक्शन है, कौन बताएगा एमआरएनए को कि यहाँ इस डायरेक्शन में जाओ, इस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म में? वो कैप बताती है, कैप का काम होता है। तो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है स्प्लाइसिंग।
आगे पढ़ेंगे हम स्प्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि एक एमआरएनए में से नॉन कोडिंग रीजन्स जो होते हैं उनको हटा देना और कोडिंग रीजन्स को आपस में जोड़ देना ताकि एमआरएनए काम का बन जाए। चौथा जो इंपॉर्टेंट काम होता है इस कैप का वो होता है एमआरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बनाना। भाई एमआरएनए से ये बात याद रखिएगा, जब तक एमआरएनए में राइबोसोम आके नहीं जुड़ेगा, कैसे, ये थोड़ा सा यहां पर देखिएगा, इस फिगर में आपको समझाता हूं। ये हमारे पास एमआरएनए था, जब तक इससे यहां पर राइबोसोम आके ऐसे जुड़ेगा नहीं तब तक यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो राइबोसोम तभी जुड़ पाएगा इस एमआरएनए से जब राइबोसोम को लगेगा कि इस एमआरएनए में एक कैप प्रेजेंट है। तो कैप का ये भी काम होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, राइबोसोम जो होता है उसमें राइबोसोम एक, जैसे कि आपको पता है कि राइबोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेल है जो यूकैरियोट सेल में पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। तो राइबोसोम में क्या होता है, आरआरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोमल आरएनए। उसकी भी अलग अलग सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, एक 5s होती है, एक 5.8s होती है, एक 18s होती है और एक होती है 28s। चार तरीके के अलग अलग आरएनए पाए जाते हैं राइबोसोम के अंदर। तो जो 18s यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है इधर राइट हैंड कॉर्नर में, 18s आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरआरएनए। वही इस एमआरएनए राइबोसोम के रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। मतलब राइबोसोम इस एमआरएनए को तभी पहचानेगा जब इसमें कैप होगी, और राइबोसोम का वो 18s वाला राइबोसोमल आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए होगा, वही इसको पहचानेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, कोई इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट कि ये हमारे पास आरएनए है, इसको राइबोसोम नहीं पहचानेगा, इसको राइबोसोम तब पहचानेगा जब इसमें कैप लगी होगी। अच्छा, कैप को भी कौन सा राइबोसोम पहचानेगा, ये राइबोसोम आया हमारे पास, राइबोसोम के अंदर जो 18s राइबोसोमल आरएनए होगा वही इस कैप को पहचानेगा, वही इस एमआरएनए को पहचानेगा, और तभी ये इससे आके जुड़ेगा और आगे प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो कैप का ये काम होता है। तो जो पहला मॉडिफिकेशन था कैप, वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम अगले मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं जो होते हैं। पहला मॉडिफिकेशन था कैप, ठीक है, 7 मिथाइलेटेड क्वाइनोसिल, जो 7G कैप जो जुड़ती है इसमें, वो। दूसरा मॉडिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन था है वो है टेलिंग। टेलिंग का मतलब क्या होता है कि एक एमआरएनए में, ये एमआरएनए बना, इसमें कैप तो आके जुड़ गई, लेकिन इसकी पूंछ को भी बचाना बहुत जरूरी है। यानी कि जो 3 प्राइम एंड है उसमें यहाँ एडिनोसिन जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो करीब 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड ऐसे आके जुड़ जाते हैं और एक लंबी पूंछ बना देते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाए। तो एडिशन ऑफ पॉली ए टेल एट 3 डैश एंड इज टेलिंग, इसको टेलिंग बोलते हैं। तो ये एंजाइम, ये जो ए जोड़ने का काम होता है, ये जो एंजाइम करता है उस एंजाइम का नाम होता है पॉली ए पॉलीमरेज। तो पॉली ए पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम होता है वही इस टेल को जोड़ता है। तो दो तरीके के मॉडिफिकेशन आरएनए में हो गए हैं। पहला मॉडिफिकेशन था कैप का जुड़ना, दूसरा मॉडिफिकेशन है टेल का जुड़ना। टेल किसकी, ए की। याद रखिएगा, जो न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 4 तरीके के आरएनए में न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ए यू सी जी। तो ए कोई एमआरएनए होगा, उसमें यहां पर एंड में 3 डैश एंड में 5 में तो क्या हो गई, कैप जुड़ गई 5 प्राइम में, 3 पे यहाँ पर ए करके ऐसे 200-300 सीक्वेंस जुड़ जाएंगे। तो ये भी आरएनए को डिग्रेड होने से बचाने के लिए होता है। तीसरा मॉडिफिकेशन जो एचएनआरएनए में होता है वो होती है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, थोड़ा मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ कि ये स्प्लाइसिंग क्या होती है। स्प्लाइसिंग बेसिकली होती क्या है, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ, अगर आपको ध्यान हो तो। पिछले लेक्चर में हमने आपको स्प्लाइसिंग का एक आइडिया दिया था कि कोडिंग और नॉन कोडिंग जो रीजन होते हैं वो डीएनए में दोनों पाए जाते हैं। जैसे एक डीएनए हमारे पास, ठीक है, डीएनए में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जीन है,
ये क्या है, पूरी जीन है। अब जीन में क्या होते हैं, कुछ हिस्से काम के होते हैं, कुछ हिस्से काम के नहीं होते हैं। लेकिन जब इनसे एमआरएनए निकल के आता है तो एमआरएनए में क्या होता है, कुछ हिस्से बहुत काम के होते हैं, ठीक है, जिनसे प्रोटीन बनेगा, और कुछ हिस्से जो होते हैं बीच के वो बिल्कुल काम के नहीं होते हैं। तो जो हिस्से काम के होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उनको बोला जाता है एक्सॉन्स। और जो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करते खुद को, जो बीच में होते हैं, उनको बोला जाता है इंट्रॉन्स। ठीक है। तो यहाँ इस एमआरएनए में देखिए 2 इंट्रॉन है। तो जब तक ये 2 इंट्रॉन को आप रिमूव नहीं करेंगे तब तक ये एमआरएनए काम का नहीं होगा। तो जैसे ही हमने इस एमआरएनए में इंट्रॉन को हटाया तो हमारे तीनों के तीन एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 और एक्सॉन 3 जुड़ गए, और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या जुड़ी थी, कैप, और इस एमआरएनए में यहाँ पर पॉली ए टेल। तो अब ये काम का हो गया। ठीक है। कैप और पॉली ए टेल मॉडिफिकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं, और यहां पर ये जो इंट्रॉन्स टूट के अलग हुए, इसी प्रोसेस को, इंट्रॉन्स के रिमूवल को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग होते ही, जैसे ही एमआरएनए हमारे पास अब निकल के आया, अब ये एमआरएनए हमारा फंक्शनल एमआरएनए बन गया। अब ये आगे सीधे प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। तो स्प्लाइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर स्प्लाइसिंग में कोई दिक्कत हो तो मैं आपको आगे ये फिगर में और समझा रहा हूं। देखिए होता क्या है, हमारे पास 2 तरीके के आरएनए पाए जाते हैं, याद रखिएगा, 2 तरीके के आरएनए पाए जाते हैं। पहला स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिनको एसएनआर, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। तो 2 पार्ट है हमारे स्प्लाइसिंग में। इंट्रॉन्स यानी कि नॉन कोडिंग रीजन जो होता है, उसको रिमूव करने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत होती है, पहला और दूसरा। पहला जो होता है, पहला जो होता है वो होता है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। छोटे छोटे आरएनए के टुकड़े होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये स्प्लाइसिंग में हेल्पफुल होते हैं। दूसरे जो होते हैं स्पेशल तरीके के प्रोटीन्स होते हैं, जिनको स्नर्प्स भी बोला जाता है, एसएनआरएनपीएस, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स। अब ये किस तरीके से काम करते हैं यहाँ देखिएगा। ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें ये एमआरएनए है। ये क्या है हमारे पास,